नमस्कार स्टूडेंट, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें देख लेते। अब इसमें पढ़ लेते हैं लैंगिक जनन और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके जो प्री एग्जाम में पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, फार्मेसी का। ठीक है, तो जान लेते हैं यहाँ पर लैंगिक जनन बहुत ही सिंपल वे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ओनली वो लैंगिक जनन के बारे में बताया हुआ है। लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें जो टू ऑर्गेनिज्म यानी कि दो जीव पार्टिसिपेट लेते हैं प्रजनन करने के लिए। जैसे कि हमारा अलैंगिक जनन था, उसमें एक ही जीव काफ़ी था प्रजनन करने के लिए, बट इसमें दो जीव की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिसमें भी एक नर और एक मादा हुआ होना चाहिए, तभी लैंगिक जनन पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये तो है लैंगिक जनन की। और सेकेंड है कि इसमें जो नया जीव बनता है वो अपने पेरेंट्स का समान नहीं होता, उसमें कुछ विपरीत नए लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों का संलयन होता है, स्पर्म का और एग का। करेक्ट, जबकि अलैंगिक जनन में सेम होता है, पेरेंट्स के समान, जिसे कोलोन बोलते हैं। करेक्ट, अब चलते हैं आगे। अलैंगिक जनन क्या होता है वो हमने समझ ही लिया। यहाँ पर जो कुछ टर्म दी हुई है, जाइगोट, युग्मनज और युग्मक, ये तो आप जानते ही है। युग्मक क्या होता है, युग्मनज क्या होता है। युग्मक तो हमारे अंदर जैसे कि स्पर्म हो गया, एग सेल हो गई, है ना, ये होता है। और युग्मनज जब दोनों मिलके एक हो जाते हैं। करेक्ट, तो अब चलते हैं आगे। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब किशोरावस्था यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको तो आप जानते हैं किशोरावस्था क्या होती है, बचपन में आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर किशोरावस्था से रिलेटेड जो लक्षण चेंजिंग होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। जूम कीजिएगा थोड़ा सा इसको। अगर आपके पास इस प्रकार की बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कॉपी में भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि बांस की जाति के पादप में अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार फूल लगते हैं इसमें, परिणाम स्वरूप यानी कि उसमें 100 सालों में एक ही बार प्रजनन होता है, एक ही बार फूल लगते हैं। ये बात आपको लिख लेनी है या फिर नोट कर लेनी है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, और स्ट्रोबेथस जैसे कि नीलाकुरेंज 12 वर्षों में एक बार फूल देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो बांस की और एक स्ट्रोबेथस वाली। ठीक है, करेक्ट, ये दो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलते हैं आगे। पक्षी क्या वर्ष पर अंडे देते, ये अलग बात होगी, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा मंद चक्कर और ऋतुस्राव चक्कर पर। ठीक है, तो आपको पता है कि मंद चक्कर क्या होता है, ऋतुस्राव चक्कर क्या होता है। जैसे कि ऋतुस्राव चक्कर यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, इंसानों में होता है, बंदर में होता है और एप्स में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंदर में, एप्स में और मनुष्य में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि MC आती है, मादाओं में, फीमेल में। जबकि हमारे जो कुछ जानवर है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि गाय हो गया, भेड़ हो गया, चूहा हो गया, हिरण हो गया, क्या इनमें भी MC आती है? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम कहेंगे कि MC आती है तो हमारा जो आंसर है वो गलत होगा। इसमें आती है OC। ठीक है, OC यानी कि ओस्ट्रस साइकिल। ये आते गाय में, भेड़ में, चूहे में, कुत्ते में और चीता में। ये आपको नोट कर लेनी है ये बातें। इनमें OC आती है, ना कि MC। ठीक है, M6 में आती है ओनली मनुष्य और बंदर और एप्स में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो कि गाय, भेड़, चूहे, हिरण, कुत्ता, चीता, इनमें जो है ओस्ट्रल साइकिल होता है, और बंदर, एप और मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र यानी कि MC आती है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और दोनों में आपको अंतर हुआ होना चाहिए। क्लियर, अब चलते हैं आगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर आप बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आया, क्वेश्चन इनमें से आते हैं। अब ये पूछ रहा है कि लैंगिक जनन की घटना है। लैंगिक जनन की घटनाएं हम देखेंगे तो निषेचन के पूर्व वाली, निषेचन कैसे होता है और निषेचन के बाद क्या होता है। सिंपल, इसमें हमारा निषेचन कंप्लीट हो जाएगा, लैंगिक जनन कंप्लीट हो जाएगा। अब निषेचन से पूर्व क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलते तब क्या होता है, उससे पहले क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि उससे पहले तो हमारे युग्मक का निर्माण होता है हमारे शरीर में, तो वही घटना यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, निषेचन से पूर्व वाली घटना। तो इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित है। ठीक है, निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं होते हैं, युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस, और युग्मकों का हस्तांतरण, ये निषेचन से पहले होता है।
तो युग्मकों का जनन यानी कि ये बात कह रहा है कि शुक्राणु कैसे बनते हैं और अंडाणु कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये बातें कहलाती है युग्मक जनन। क्लियर। अब चलते आगे। युग्मक जनन ये आ गया। तो नर में तो शुक्राणु बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और मादा जो लड़कियां हैं उनमें अंडाणु बनेंगे, एग सेल बनेंगे। सिंपल सी बात है। वो कैसे बनेंगे इसका हमारा एक चैप्टर है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र ना करनी है कि कैसे बनते हैं शुक्राणु और कैसे बनते हैं अंडाणु। ये हमारा अगला जो चैप्टर है वहाँ जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। ठीक है, और ये देखिए इधर देखिए समयुग्मकी और विषमयुग्मकी क्या होता है। समयुग्मकी वो होता है जिसमें युग्मों की संरचनाएं समान होती है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु देखने में एक जैसे लगे, उसको समयुग्मकी हम बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए क्लेडोफोरा में फोकस कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक इसमें ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। क्या आप दोनों में अंतर कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पा रहे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समयुग्मकी, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु सेम है। अब यहाँ देखिए ये है अंडाणु और ये है छोटा सा शुक्राणु, अंतर बहुत बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मक। ठीक है, विषम युग्मक। अब यहाँ पर देखिए ये है अंडाणु, ये है अंडाणु और ये है शुक्राणु, बहुत बड़ा अंतर है, तो लंबे लंबे से, और ये गोल है, तो बहुत बड़ा अंतर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? विषम युग्मकी। क्लियर। यानी कि जिसमें युग्मकों की संरचना समान है उसे समयुग्मकी, जैसे कि क्लोडोफोरा, और जिसमें संरचनाएं अलग है शुक्राणु और अंडाणु की उसे विषम युग्मकी, जैसे कि प्यूकस और इंसानों में आप देख सकते हैं विषम युग्मक का उदाहरण। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, और ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक, समयुग्मकी और विषम युग्मकी क्लियर हो गया। अब चलते आगे। आगे जो आपको याद रखना है, यहाँ पर जीवों में लैंगिकता है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो आपको याद रखनी है एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, अब एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, आसान से आप वे में आपको समझना है। क्लियर है? एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है और उभयलिंगी क्या होता है। ठीक है, तो ये एक लिंगी, ये द्विलिंगी। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको परेशान करेगा ये। एक लिंगी का मतलब है कि ऐसा जीव जिसमें नर एवं मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हो तो होता है द्विलिंगी। जबकि एक लिंगी ऐसा जीव जिसमें नर एवं मादा में से कोई एक ही जननांग उपस्थित हो, या तो नर या फिर मादा, उसको एक लिंगी हम बोलते हैं। जैसे कि अपन खुद इंसान है, हम एक ही लिंगी, या तो हम पुरुष है या फिर मादा है, तो हम एक लिंगी के उदाहरण है। जबकि बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही जो ऑर्गन है नर एवं मादा के एक ही जीव में हो जाते हैं, तो उसको द्विलिंगी बोल देते थे। अमेजिंग सी बात है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। जैसे कि एक लिंगी के उदाहरण अगर हम प्लांट्स में देखें, इंसानों तो हम हो ही गए, जानवरों के बहुत सारे, तो वो एक लिंगी है। जबकि आपने देखा होगा कि एक लिंगी पुष्प में जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, पपीता हो गई, ये क्या है? ये प्लांट्स कौन से? ये एक लिंगी के उदाहरण है। ठीक है, और द्विलिंगी पुष्प की बात करें तो मटर हो गया, बैंगन हो गया, ये हमारे द्विलिंगी पुष्प पे। इंसानों में तो हम हो गए और प्लांट्स में वो हो गए। क्लियर। और इसी प्रकार एक लिंगी में, क्लियर तो है ना, एक लिंगी में इंसान, जैसे कि जानवर की बात करें यानी कि एनिमल्स की बात करें तो एक लिंगी का उदाहरण है मनुष्य, सीधी सी बात है। और पुष्प की बात करें तो पपीता, ककड़ी। ठीक है, द्विलिंगी की बात करें तो द्विलिंगी में अगर जानवरों की बात करें तो कौन है? जोग हो गई, केचुआ हो गया, केचुए, इनमें दोनों लिंग एक में पाए जाते हैं। अगर पुष्प की बात करें तो हमारा मटर हो गया, बैंगन हो गया। क्लियर। तो एक लिंगी द्विलिंगी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ मैं। एग्जाम्पल जो मैंने बताए वो आपको याद रखने हैं। अब आप बोलेंगे सर ये उभयलिंगी क्या होता है? तो उभयलिंगी वही होता है जो द्विलिंगी होता है, यानी कि द्विलिंगी को हम यहाँ पर उभयलिंगी बोल रहे हैं। करेक्ट। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है। आपकी जो किताब है वहाँ पर, या फिर आप नहीं है तो आप लिख सकते हो इस बात को कि स्पंज, टेपरम और जोग द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, यानी कि इसमें नर एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। जोग में, टेपरम में, स्पंज में और केचुए में। ठीक है, बहुत सारे केचुए होते हैं, उनमें भी दोनों एक में पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखना ये बात आपको। तो एक लिंगी के तो आपको आ ही जाएगा
बट द्विलिंगी का थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रह जाएंगे। और इसके बाद तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है, यानी कि तिलचट्टे में नर एवं मादा जनांग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। अब एक लिंगी द्विलिंगी आपका क्लियर हो गया होगा जानवरों में और पादपों में। क्लियर? ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अधिकतर, आपको इसी प्रकार से याद रखने हैं। एक लिंगी इधर क्लियर कर लेना है, एक लिंगी इधर लिख लेना है द्विलिंगी, और एक लिंगी में इधर एनिमल्स और प्लांट्स। इसके उदाहरण आप लिख सकते हो कि एक लिंगी में जो एनिमल है, एक लिंगी कौन है? मनुष्य। ठीक है, इस प्रकार जानवर और भी लिख लेने। अब एक लिंगी में प्लांट्स कौन है? तरबूज, ककड़ी। अब इधर आप देख पा रहे होंगे द्विलिंगी में एनिमल कौन है? द्विलिंगी, तो आप जोग लिख सकते हो, केचुआ लिख सकते हो, है ना। और प्लांट्स में क्या लिखोगे? मटर लिख सकते हो, बैंगन लिख सकते हो। क्लियर? सिंपल सी बात, कितना ईजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये कितना ईजी हो गया देखो ना आप। तो इस प्रकार आप इजी वे में याद रख सकते हो, और वहाँ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको टिक करके आ सकते हो और अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो, अच्छी सी जॉब मिलेगी, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। चलते आगे। ये देखिए, ये क्या है? द्विलिंगी है सब, केचुए देख रहे होंगे आप, और इधर ये एक लिंगी है, ये तिलचट्टा। तो ठीक है, तो कितना ईजी है, अगर समझ के पढ़ो तो आप इसको रटना तो बिल्कुल ही नहीं है। अब कहाँ आ गए थे हम? यहाँ ये पढ़ लिया था हमने, थोड़ा सा देख लेते। बट स्टूडेंट आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, बहुत दुख की बात है, व्यूज़ बहुत कम आ रहे, यानी कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। मैं सोचता हूँ कि हमारे जो इंडिया है इसमें पढ़ने वाले इतने कम कैसे? नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, तीन का जो आपका प्रिपरेशन इसमें चल रही है। ठीक है, बहुत सी जगह पैरामेडिकल में बायो नहीं आती, ये तो मैं समझता हूँ, बट बहुत सी जगह बायो आती है। उसका क्या? युग्मकों का स्थानांतरण, मोटिवेशन नहीं मिलता। और तो क्या, स्टूडेंट अगर ऐसे व्यू नहीं आते तो मज़ा नहीं आता फिर पढ़ाने का। अगर व्यूज अच्छे खासे आते हैं तो फिर मज़ा, वो अलग ही फीलिंग आती है अंदर। ठीक है, तो ये हम देख लिया था, ये एग्जाम्पल है उसके, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये नारितेलस और नरतेलस सेम कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, स्त्रीदानी, भूदानी, यानी कि एक एग्जाम्पल है द्विलिंगी प्राणी, जैसे कि केचुआ यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें नर एवं मादा दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं, यानी कि इसको तो मैरिज करने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें जो द्विलिंगी है ना, उनको तो मैरिज किसको करनी पड़ती है? जो एक लिंगी है। ठीक है, कॉकरोच हो गया, उभयलिंगीश्राय और द्विलिंगीश्राय। कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। द्विलिंगी पुष्प जैसे कि शकरकंद, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और दिए हुए हैं। ठीक, और ये टेबल्स थी जो आपको फॉलो करनी है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कल भी मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे इसको? कि सेव, तो सेव का 34 आपको याद रखना है, तो इसे याद रख सकते हो। सेव का भाव जो है ना अभी 34 चल रहा है, मक्का का भाव 20 रुपये किलो चल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार धान का भाव कितना चल रहा है? डबल कर लेना है आपको यहाँ पर, यानी कि 24 रुपये चल रहा है। ऐसे याद रख लो, कैसे भी याद रखना है आपको, तो याद ही तो रखना है। प्याज का भाव हाँ कि 16 रुपये किलो चल रहा है और वाक्य में चल भी रहा है, इस प्रकार याद रख लो। क्रोमोसोम संख्या याद हो जाएगी सिंपल वे में। ठीक, तो युग्मकों का स्थानांतरण को याद करने वाली बात नहीं है। युग्मकों का स्थानांतरण शुक्राणु अंडाणु तक कैसे पहुंच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोई आपको याद नहीं करना। अब आता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। युग्मक संलयन, साइनोगेमी। द्विगुणित युग्मन जायगोट का निर्माण, निषेचन, अनिषेचन। यहाँ पर याद रखना है स्टूडेंट, आपको फोकस करना है थोड़ा बात पर, कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि हमारी जो छिपकलियाँ होती है, कुछ पक्षी, कुछ मधुमक्खियाँ और रेटिपोर्स, इनमें क्या होता है कि बिना निषेचन के, अर्थात बिना शुक्राणु के मादा युग्मक, यानी कि जो अंडाणु होता है ना, नया जीव बना देता है। देख लो, यानी कि इनको प्रेग्नेंट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नया जीव बन जाता है वैसे। ठीक है, यानी कि इनको मैरिज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मधुमक्खी, कुछ छिपकलियाँ और कुछ टर्की। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? जिसमें बिना नर युग्मक के, यानी कि बिना निषेचन के मादा युग्मक नया जीव बना रही है, तो इसको बोलते हैं अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। मोटे मोटे भाषा में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अनिषेक जनन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन, बिना निषेचन के नया जीव बन रहा है।
तो इसको बोलते हैं, देख लो। अगर यही कंडीशन फिर किसी अदर जीव में हो जाती, इंसानों में तो प्रॉब्लम हो जाती ना। तो वो तो अच्छा है कि हम ऐसा सिस्टम नहीं है अनिषेक जनन का। ये ओनली किस में है? मधुमक्खियों में, कुछ पक्षियों में और कुछ छिपकलियों में। ठीक है, याद रह जाएगा एग्जाम्पल। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डिफरेंट हो, सबसे अलग हो, और बहुत सारे स्टूडेंट इनको इग्नोर करते हैं। यही कारण है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तरह तरह की वो बुक्स पढ़ लेते हैं, जाने कौन कौन सी मार्केट से लाके, फिर वहाँ इंट्रेंस एग्जाम इधर उधर देखते रहते हैं। और जिनने एनसीईआरटी फॉलो की है, देखो गवर्नमेंट तो एनसीईआरटी से देगी क्वेश्चन, सीधी सी बात है। उनको मार्केट की बुक से मतलब नहीं है, उनको तो क्वेश्चन जो देना है इन्हीं में से देना है, यहीं से उठा उठा देना है। ठीक है, तो याद रह जाएगा कुछ उदाहरण। रेटिपर्स, मधुमक्खी, छिपकली और टर्की पक्षी जो है, इनमें क्या होता है, बिना निषेचन के न्याजीव बन जाता है, उसको अनिषेक जनन बोलते हैं। और ये अनिषेक जनन के उदाहरण है। पार्थेनोजेनेसिस, आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिख के इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब क्वेश्चन आए तो आप टिक करके आ सकते हो, वहाँ पर पूछा भी जा सकता है कि अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस के उदाहरण है। ठीक, क्लियर? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बोल देना। अब युग्मक चलन कहाँ होता है, या तो बाह्य होगा या अंदर होगा। बाह्य कहाँ होता है? वाटर में, जैसे मेंढक्स में, मछलियों में, इनमें होता है। ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे, कोई यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की बात नहीं है। बहुत सारे इसलिए जीवों में फंजाई, सर्पिसरप, स्तनधारी, ब्रायोफाइट, एरोफाइट, जिम्नोस्पर्म में भीतर होता है। ये तो आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन तो आपको क्लियर है ही सही। और निषेचन के बाद क्या होता है, उसके बाद की घटनाएं आ गई है। युग्मनज, युग्मनज बनता है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर 11th की बात कर रहा है कि आप वहाँ पढ़ चुके हो। और इसके बाद जो आता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव कुछ भी नहीं है कि इसका कहने का मतलब है कि युग्मनज से जो भ्रूण की बनने का जो सफ़र है उसको भ्रूणोद्भव बोलते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनने का जो सफ़र है उसको भ्रूणोद्भव बोलते हैं। वो सफ़र क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक, कोई डाउट आपको नहीं होगा। कैल्शियम कवच होते हैं अंडे पर, ये थ्योरेटिकल बात है, आप खुद पढ़ सकते हो, यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक, और यहाँ पर फलवृत्ति दिए हुए हैं, इस डायग्राम को याद रख लेना। ठीक, क्लियर? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और जो गलती करते हैं स्टूडेंट, सबसे बड़ी गलती, सारांश को नहीं पढ़ते। तो मैं बोलता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आपको ये सारांश पढ़ने हैं, सभी को पढ़ने हैं ये सारांश। जिसके पास बुक्स नहीं है तो मैं आपको जूम करके यहाँ दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सारांश जिसने पढ़ लिया तो उसको समझो इंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। सारी जो एनसीईआरटी है, हमारा जो चैप्टर था उसका पूरा सारांश यहाँ पर दिया हुआ है। ले लिया होगा, यहाँ से अभी आपको ये ले लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया। अभी इसका ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये इतना सा, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, सारांश। ठीक है, अब कोई भी डाउट तो कमेंट कर सकते हो। ये हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके जो पहला वीडियो था उसमें असेक्सुअल हमने पढ़ लिया था, और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमने जान लिया था। जिसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्लीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, सेक्सुअल हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। थैंक यू।